कल स्वामी जी की कक्षा में किसी ने मुझसे पूछा, एक छात्र ने पूछा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या अंतर होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की पहली बात तो ये आवश्यकता क्या है, क्योंकि आप बाज़ार में जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसकी डिलीवरी लेते हैं और पेमेंट करते हैं। ये तो कैश मार्केट में इस प्रकार से आप रोज करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता क्या है, पहले ये समझा जाए। मान लीजिए एक फ्लावर मिल है, आटा बनाने की मिल है, बहुत बड़ी, 500 टन पर डे की है मान लीजिए, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो गेहूं है। ये गेहूं खरीदेगी और गेहूं को पीस कर ये आटा बाज़ार में बेचेगी। इसकी लाभ हानि इस बात पे डिपेंडेंट है मुख्यतः कि गेहूं इसको किस दाम पे मिलेगा। तो इसकी चिंता ये है, ये आटा मिल मालिक की चिंता ये है कि जो ये गेहूं खरीदेगा, जब सीज़न आएगा, मान लीजिए सीज़न मई जून जुलाई में आता है मान लीजिए, और इसको ये डिसाइड करना है कि अप्रैल में गेहूं के दाम क्या होंगे, ये इसको संभावना तलाशनी है। और इसको नहीं पता क्योंकि 6 महीने के बाद मौसम कैसा रहेगा, गेहूं की फसल ज़्यादा होगी या कम होगी, कैसा गेहूं होगा, किस दाम पे मिलेगा, डिमांड सप्लाई गैप क्या होगी, इसको नहीं पता। इसलिए इसके मन में एक अनिश्चितता है कि मुझे गेहूं किस दाम पे मिलेगा। ये चाहता है कि इस अनिश्चितता को दूर करे, इस अनसर्टेनिटी को दूर करे। ये तो हो गई मिल मालिक की बात। इसी प्रकार से जो किसान है, मान लीजिए बहुत बड़ा किसान है या बहुत सारे किसान हैं, उनका कोऑपरेटिव्स है, उनको 1 लाख क्विंटल गेहूं बेचना है और 6 महीने के बाद बेचना है। अब गेहूं जब वो बोएं तो उस समय उनको निर्णय लेना है कि गेहूं बोएं या धान बोएं या सरसों बोएं या चना बोएं, क्या भी कोई भी विकल्प उनके पास जो भी है, गन्ना बोएं, जो भी बोएं। तो अगर वो चाहते हैं कि आज से 6 महीने के बाद मुझे क्या दाम मिलेगा, उसके दिमाग में ये अनसर्टेनिटी है, उसके दिमाग में ये अनिश्चितता है। क्योंकि अगर वो गेहूं बो दे या गन्ना बो दे और सही समय पे उसको सही दाम न मिले तो उसको नुकसान है। तो एक पक्ष है जो कि मिल मालिक का है, जो चाहता है कि उसको कम से कम दाम पे गेहूं मिले, और जो किसान है, जो उत्पादक है, वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे उसका गेहूं बिके। ये अनिश्चितता दोनों में है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि मिल मालिक क्षेत्र के आसपास के सारे किसानों को बुलाता है और ये मीटिंग करता है कि आइए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम अक्टूबर के महीने में, जब आप गेहूं बोएंगे, नवंबर में जब भी आप बोएंगे, आप जब गेहूं बोएंगे और 5 महीने के बाद जब ये फसल कटेगी, मैं ये दाम आपको दूंगा। और आइए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक रिटेन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मानी बात है कि गेहूं उत्पादक जो है उसको लगेगा कि हाँ ये दाम 5 महीने के बाद मिल जाएंगे, तो वो उस हिसाब से फसल बोएगा। अगर उसको चने का दाम मिल जाता है पहले ही 5 महीने पहले, या गेहूं का मिल जाता है, या धान का मिल जाता है, या गन्ने का मिल जाता है, अगर पहले ही प्री डिटर्मिन्ड डेट पर कि आज से 5 महीने के बाद ये दाम मिलेगा, अगर ये निर्णय कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो जाता है, तो जो उत्पादक है उसकी भी अनिश्चितता दूर होती है और जो उपभोग करने वाला है उसकी भी अनिश्चितता दूर होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर लेते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ों में भी हो सकते हैं, ये आलू में भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर करेंसी में भी हो सकते हैं, करेंसी में हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो निर्यातक होता है वो ये चाहता है कि रुपया वीक रहे। मान लीजिए रुपया 83 रुपये का है, उसे डर इस बात का है ऐसा ना हो कि रुपया मजबूत हो जाए और 81 का हो जाए जब मैं निर्यात करूं आज से 3 महीने के बाद। इसी तरह से जो आयातक है वो परेशान होता है, ऐसा ना हो कि रुपया जो है वो वीक ना हो जाए,
क्योंकि निर्यातक को फ़ायदा होता है जब रुपया स्ट्रांग होता है। तो दोनों अनिश्चितता की स्थिति में हैं, एक चाहता है कि रुपया मजबूत हो, एक चाहता है रुपया कमज़ोर हो। ये हैं, दोनों पक्ष हैं। और एक मिडिल मैन के पास जाते हैं या एग्जिम बैंक के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि हमारी अनिश्चितता को दूर कर दो, 1 महीने के बाद जो हम निर्यात करने वाले हैं, जो या आयात करने वाले हैं, इसका एक फिक्स रेट कर दो। जो निर्यातक है वो चाहता है कि रुपया मजबूत ना हो और आयातक चाहता है कि रुपया जो है वो मजबूत हो। दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। अब जो बीच का है, जो बैंक है या कोई भी है, वो दोनों से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम ले लेता है और दोनों को एक कमिटमेंट दे देता है कि भाई ठीक है, इस दाम पर हम आपको डॉलर उपलब्ध करा देंगे या आपसे डॉलर ले लेंगे। अब उनकी अनिश्चितता दूर हो जाती है। लेकिन दाम तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, या मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे। आलू के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर आलू के दाम बढ़ गए तो किसान को परेशानी होगी, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट रेट किया था। मान लीजिए उसने 20 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी मजबूरी है कि उसको देना पड़ेगी डिलीवरी 20 रुपये में, लेकिन दाम हो गए 30 रुपये, तो उसको अफसोस होगा। और इसी तरह से जो उसका उपभोग करने वाला है, जो चिप्स बनाने वाला है, वो कहेगा बहुत अच्छी बात है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वरना मुझे 30 रुपये में ख़रीदना पड़ता, मुझे तो 20 रुपये में मिल जाएगा, डिलीवरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से करेंसी में होगा, ऐसे ही गेहूं में होगा, ऐसे ही हर चीज़ में होगा। जब आप कोई फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पक्ष को फ़ायदा होगा, दूसरे पक्ष को नुकसान होगा, लेकिन कम से कम पूर्वानुमान लगाते हुए आप ये निर्णय लेंगे कि आपको फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है कि नहीं जाना है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या नेसेसिटी है, क्या आवश्यकता है, ये संभवतः मैं आपको समझाने में सफल हुआ। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर इसमें एक भी पक्ष बैकआउट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को पालन नहीं करता है, तो उसके बाद कोर्ट में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अब केस कितने दिन चले, क्या हो क्या ना हो, एक अलग मुद्दा है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक इंटरमीडियरी है। जो इंटरमीडियरी ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से भाग न जाए। अब आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडियरी नहीं है, आपको केस लड़ना पड़ेगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडियरी है जो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पार्टी भागे नहीं। आप इसीलिए जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो एक ब्रोकर को रखते हैं जिसका ये काम होता है कि दोनों पक्षों में से कोई बैकआउट न करे। अगर आपने बयाना ले लिया है, अगर आपने पैसा ले लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट का पालन हो। वरना अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बीच में ऐसा मिडिलमैन नहीं है जिसकी कोई अपनी प्रतिष्ठा है, तो कोर्ट केस लड़ते रहिए, प्रूफ दिखाते रहिए, 10 साल केस चलेगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर क्या है, ये संभवतः मैंने आपको बताया, मैंने प्रयास किया। अगर आपको कोई इसमें दुविधा हो, कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो, तो दोबारा प्रश्न पूछिएगा और मैं दोबारा प्रयास करूँगा। लेकिन प्रश्न पूछते रहिएगा, देखते रहिएगा और स्वामी जी की कक्षा को अटेंड करते रहिए। किसी छात्र ने कहा कि साहब ये क्लासेस बंद मत कर दीजिएगा। नहीं करूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन बंद तब करने की मजबूरी हो जाएगी जब आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो टीचर हूँ, अब खाली क्लास में तो बोलूँगा नहीं। अगर छात्र होंगे और इच्छुक छात्र होंगे जो कुछ जानना चाहेंगे, जो सीखना चाहेंगे, तो मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन क्लास अटेंड कीजिए, प्रश्न पूछिए, जिससे मुझे भी सुख मिले, आपकी भी नॉलेज जो भी बढ़ सकती है बढ़े और दोनों पक्षों को लाभ हो। और जब आप बड़े हों, अगर छोटे हैं, उम्र में अभी छोटे हैं, तो आपको लाभ हो। और जो भी आपको लाभ मिल सके बिना किसी पैसा दिए हुए, तो मेरा जो निहित स्वार्थ है कि मैं जो कुछ कर सकूं वो मेरा पूरा होगा और मेरे को खुशी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।